चलिए नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज चलेंगे मैथ्स का पहला क्वेश्चन। आपका 31 नंबर बोला गया है। क्या बोला गया है? ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाने से पहले काम होना चाहिए करने के लिए, और उसकी इफिशिएंसी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। तो समझेंगे इसमें हम टोटल वर्क मानते हैं। क्या मानते हैं? टोटल वर्क मानते हैं, कुल कितना कार्य करना है। तो ए बोला गया है इस काम को देखा, बोला 24 दिनों में हम कर देंगे। बी इस काम को देखा, बोला 15 दिनों में कर देंगे। सी इस काम को देखा, बोला 12 दिनों में कर देंगे। तो 12, 24, 15 कहने का मतलब है 24, 15, 12 तीन आदमी है। तीनों को कुछ काम करने के लिए कॉमन होना चाहिए, जो कि 12 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। तो आप बताएंगे 12, 24, 15 का एलसीएम क्या होता है? तो सर 12, 24, 15 का एलसीएम 120 मानिए। तो टोटल 120 काम। ए बोला 24 दिनों में हम 120 काम करेंगे। तो इसकी क्षमता बताइए, एक दिनों में ये क्या कर रहा होगा? अगर ए से करवाओगे तो 24 दिन लेगा, 24 दिनों में 120 काम करेगा। तो 24 पंचे 120 होता है, मतलब एक दिन में ये 5 काम करेगा। 15 दिनों में 120 काम बी करता है, तो एक दिनों में क्या कर सकता है? तो 15 अट्ठी 120 होता है। 12 दिनों में 120 काम करेगा सी, तो एक दिनों में क्या करेगा? तो 10 काम कर रहा होगा। ये ए बी सी का इफिशियंसी आ गया। बोला जाता है ए और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद छोड़ दिया। ए भाई साहब, बी और सी को काम करवाइए। बी और सी, बी एक दिन में 18 काम करता है, सी एक दिन में बी एक दिन में 8 काम करता है, सी एक दिन में 10 काम करता है। 8 और 10, बी और सी मिलके 18 काम एक दिनों में कर रहा। 3 दिनों तक 7 काम किया। 36, 18, 54 काम हो गया। तो 120 में से 54 काम हो गया, बचा कितना? तो सर जी बच गया 6 हो गया। अब बताओगे 11 में से 5 जाएगा तो 6 होगा। ठीक है, तो 66 काम हो गया। 66 काम शेष बचा है। कितना काम? तो 66 काम शेष बचा है। बच्चे, अब बोला ए अकेला शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा? बोला कि ए अकेला शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो ए बताओ शेष काम क्या बचा? तो 66 बचा। शेष काम क्या बचा? 66। और ए एक दिन में 5 काम करता है, तो बताओ 66 काम करने में 66/5 लगाएगा। ठीक है, एक 5 का ही 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कितना हो जाएगा? 16, 5 दिया 15, एक 13.1/5 दिन लगाएगा। 13.1/5 दिन लगेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। आप मानिए बेटा का, सन का एक्स और फादर का वाई मानिए, और ये दोनों का योग, ये फादर हो गया। ठीक है, दोनों का योग 45 वर्ष है, या एस और एफ ही मानिए। एस प्लस एफ, दोनों का योग 45 वर्ष है। बोला गया है यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पहले एस माइनस 5, दोनों ऐसी जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं है। एस माइनस 5 और एफ माइनस 5, पिता का उम्र 5 साल पहले एफ माइनस 5, सन का उम्र एस माइनस 5, दोनों का गुणनफल। बोला गया है उस समय पिता की आयु के 4 गुना था। उस समय पिता का उम्र, तो 5 साल पहले F-5 इंटू 4 गुना के बराबर था। ठीक है, तो ये F-5 कट जाएगा। तो S बराबर में -5 है, 5 4, इधर क्या बच रहा है? इधर। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं एक बार। ये 5 हो गया, बराबर में 4। 5 उधर जाएगा 5, तो बेटा का उम्र आ गया 9, और ये माइनस वाला 5 उधर जाएगा 4, और इधर जाएगा 5, तो 4 और 5 9। बेटा का उम्र अगर बताओगे 9 वर्ष हुआ, तो 45 में से 9 घटा दोगे तो 36 वर्ष, पिताजी का 36 हो जाएगा। बोला गया है, क्या बोला गया है? तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए, पिता और उनके पुत्र का। तो पिता का 36 और पुत्र का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 और 9 हो जाएगा। 36 और 9 हो जाएगा, ये बताएंगे। आगे बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 7 है। मतलब अंश मान लीजिए एक भिन्न
एक्स बाय वाई के फॉर्मेट में है, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। आगे बोला जाता है अंश 4 गुना, तो अंश मतलब एक्स को 4 गुना करो, ठीक है। बोला गया हर के 5 गुने से 8 कम है, हर है वाई, वाई का 5 गुना से 8 कम करोगे, 8 माइनस कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये इधर हो जाएगा। तो 4x माइनस 5y बराबर में -8। बच्चे अब इसमें आप क्या करो, तो आप इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये कुछ ना कुछ आप कुछ ना कुछ कीजिए, क्या कर सकते हो, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, ऑप्शन मतलब इक्वेशन नंबर 1, तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 5y हो जाएगा, और ये 7 5 35 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दोगे तो 5y से 5y कट जाएगा, 4 और 5 आपका 9x हो जाएगा, और 35 में से 8 जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा 27, ये हो जाएगा 27। x बराबर में आ गया 3, x की मान आ गया 3। अगर x की मान अगर 3 आ गया तो y का मान हो जाएगा 4, तो हमारा भिन्न बनेगा 3/4, x की मान 3, y का मान 4, क्योंकि 4 3 7 होना चाहिए, तो 3/4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बउआ, ये बोला गया है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, तो बोला गया है परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। कहने का इसका अर्थ है जो कैलकुलेशन में क्या कमी हुआ, क्या एरर आया उसकी बताना है। एक विद्यार्थी है, उसको 5/3 से गुना करने के लिए बोला गया है, लेकिन कर दिया 3/5 से गुना। 5/3 से करता तो ये सही होता, लेकिन 3/5 से किया इसलिए ये गलत हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे गुना करने के लिए बोला गया तो गुना कर दीजिए, तो इधर सही आंसर आएगा 5 25, और इधर आपका गलत आंसर आएगा 3 3 9। बताओगे सही होता 25 लेकिन गलत आ गया 9, कितने का गलत हुआ, कितने का गलत हुआ सर, कितने का गलत हुआ, तो सर जी 16 का कमी आ गया। तो आप बताओगे 16 का कमी आया कहां से, 25 से आया, ठीक है, 16 का कमी आया 25 से आया। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से, क्योंकि नीचे में ओरिजिनल संख्या सही संख्या लिखेगी, इसको काटोगे 16 चौका 64% का एरर आएगा। कितने का एरर आएगा, 64% का एरर आएगा। आंसर तो नहीं है, क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसमें देखेंगे बउआ कोई तरह का दिक्कत है क्या, 25 25 9। चलिए आगे बढ़े, इसमें आप बताएंगे, अगर कोई तरह का समस्या है तो आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे, कोई तरह का दिक्कत है तो आप बताओगे। आप इसमें यह भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा संख्या भी मान सकते हैं, कुछ ऐसा संख्या भी मान सकते हैं जो कि उसमें गुना करने पे 5/3 से ये सही होता। एक ऐसी संख्या है उसी संख्या में 3/5 से कर दिया, तो 5 और 3 ये 5 और ये वाला 3 का एलसीएम 15, 15 मानिए, यहाँ 15 मानिए, 15 से इसको काटेंगे 5 तो 5 3 15, और ये काटोगे, ये काटोगे 3 आएगा, 3 3 9, 3 3 9, इसको काटोगे तो 5 आएगा, 5 25। तो बताओ सही संख्या 25 होता है, गलत संख्या 9, यहां से भी निकाल सकते हो आप अपने मन से मानकर। आगे बढ़ते हैं, बोला गया पी और क्यू क्रमशः 15 मतलब 1,50,000 और 4,45,000 के पूंजी के साथ में बोला गया है एक दुकान शुरू करते हैं। एक वर्ष के बाद 1,60,000 के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ के हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को कुल 70,000 मिलते हैं तो उसे प्राप्त वेतन क्या है, सुनने का प्रयास करोगे। कहने का मतलब उसे टोटल कुल 70,000 मिलता है, इसका लाभ का हिस्सा तो मिलबे करता है, इसको धन जितना धन लगाएगा उसके बराबर में इसको मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस में कुछ वेतन के रूप में, दोनों जोड़कर 70,000 हुआ, तो वही बोला वेतन क्या मिलता है। एक बात बताओगे, समान जीरो रहता है तो इसको काट देते हैं, काट देते हैं, मतलब पी और क्यू जो है 15 और 45 रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, इसको यहां भी काट सकते हैं, ये 1:15 45 3, मतलब पी को 1 रुपया का लाभ हुआ, क्यू का 3 रुपया का लाभ, टोटल लाभ हो गया 3 और 1 4 का लाभ हो गया। क्वेश्चन के अनुसार 1,60,000 का लाभ है, 4 यूनिट का मान हो गया 1,60,000, एक का मान हो गया आपका 4 चौके 16। तो
कितना हो गया जी, 1 2 3 4 0, 1 2 3, 40,000। तो एक का मान, तो यही तो पी का मान होगा 40,000। तो पी का जो लाभ है 40,000, लेकिन पी का कुल वेतन कुल मिला है उसको 70,000। तो पी की वेतन कितना हो जाएगा, पी की वेतन भी मिल रहा है, पी को वेतन भी मिल रहा है। तो आप मुझे बताओगे 70,000 टोटल मिला है और उसमें से लाभ है इसके 40,000, तो 40,000 को घटा दोगे तो कितना, 30,000 रुपए इसको वेतन के रूप में मिलता है। 30,000 के रूप में इसको वेतन के रूप में मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोला अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता होगा। तो 3 सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला जाता है तो 2 होता, या तो हेड आता या तो टेल आता। ठीक है, तो यहां से 3 सिक्का उछाला गया तो टोटल क्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल क्या होगा, तो 2 पे पावर 3, कितना हो जाएगा, 8। अब बोला गया है कम से कम एक चित हो, मतलब एक हेड हो। तो हेड कम से कम एक हो, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। तो 8 बार, ये 8 में क्या क्या हो सकता है, 3 सिक्का को उछाला गया। तो देखोगे इसको हम निकालने के लिए क्या, सबसे पहले क्या क्या आ सकता है। तो जब 8 आया है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 आया है, तो हेड को इसका आधा 4, मतलब एच 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 आ सकता है 4 सिक्का पे। 4 बार इसको आधा कर दोगे तो 4 बार ये लिखोगे, और 4 बार टेल टेल लिखोगे, 8 हो गया। अब क्या करोगे, तो 4 का आधा कितना था, 2, तो 2 बार लिखोगे एच एच, 2 बार टी टी, टी टी, एच एच, टी टी। उसके बाद 2 का आधा 1, तो एक बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ये हो गया। बोला कि कम से कम एक चित आए, एक हेड आए। तो देखोगे कम से कम एक आए, अधिक से अधिक कितना भी, तीनों हो सकता है। तो ये भी एक हो सकता है, एक केस ये भी बन सकता है, 2, ये भी 3, ये 4। कम से कम एक एच कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ इसमें एच नहीं है। तो एच नहीं, टोटल कितना एच दिखाई दे दिया, मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सब में है। तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। कितना में से, तो 8 में से कम से कम 7, यही आपका जो है प्रोबेबिलिटी बनेगा, 7/8, 7/8 बनेगा। बोला गया है बिंदु -3 - 2 किस चतुर्थांश में है, बोला गया है। अब देखोगे इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। इसमें इधर एक्स जाओगे तो प्लस मिलेगा, वाई जाओगे तो इसमें भी प्लस मिलेगा। ठीक है, इसमें एक्स जाओगे तो पहला नेगेटिव मिलेगा, दूसरा ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इस क्वाड्रेंट द्वितीय द्वितीय में, तीसरा में जाओगे तो इधर नेगेटिव मिलेगा, और फिर नीचे जाओगे तो यहाँ भी तीसरा में नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होता है। चौथा में इधर जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा एक्स, और इधर वाई जाओगे तो नेगेटिव होगा। आप देख ली दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव किस में होगा, तीसरा में होगा। किसमें होगा, तो तीसरा में होगा। चतुर्थ द्वितीय प्रथम क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तीसरा में तीनों नेगेटिव होता है, और तीनों कहीं दिख ही नहीं रहा है। लगा, यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, ठीक है, और 11वें पद का 11 गुना के बराबर है, तो उसका 18वां पद क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले कोई पद निकालना रहता है ना, टी एन मानिए, तो पहला पद और यहाँ जितना पद निकालना रहता है उसमें से एक कम करके उसकी कॉमन डिफरेंस से गुना करते हैं। ठीक है, तब बोला गया है क्या, समांतर श्रेणी है, 7वां पद, तो 7वां पद क्या होगा, ए प्लस, पहले T7 बोला क्या गया, पहले वो कर लेते हैं। तो 7वां पद का 7 गुना बराबर है 11वें पद का 11 गुना का। तो 7वां पद कैसे निकालेंगे, तो पहला पद ए प्लस में क्या, 7 में से 1 जाएगा, 6D होगा। इधर बताओगे 11वां पद है, ए प्लस में सुनने का प्रयास करोगे, ए प्लस में 11 में से 1 जाएगा तो 10D, और ये 11 गुना और ये 7 गुना, 7 से गुना करोगे तो 7A हो जाएगा, ये 6 7 42D हो जाएगा, इधर 11A हो जाएगा, और ये 110D। इधर जा घटाओगे तो 10A में से 7A जाएगा। अब पूरे के पूरे इधर ले आइए, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब बताओगे अगर 7 में से 11 में से 7A जाएगा, तो आप बताओगे कितना कितना हो जाएगा। ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे तो 4A हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आप बताओगे ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 110 में से 42 जाएगा,
तो 110 में से अगर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है? और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे? आप मुझे बताने का प्रयास करोगे। तो ये 11 आप देखोगे कि 10 में से 4 जा रहा है तो 6 हो जाएगा, 68 डी हो जाएगा। तो ये 4a प्लस में 68d बराबर में 0, दोनों जगह 4 है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस में 17d बराबर में 0 आ गया। तो a प्लस 17d मतलब ये हो गया t 18 का हो गया। 18 रहता तो यहाँ पे 17 आता, तो t 18 बराबर में 0 आ गया। पूछा गया 18वां पद का, तो 18वां पद क्या होता है? वही 18वां पद, तो 18वां पद होगा a प्लस में 18 में से 1 जाएगा तो 17d, और इसके बराबर में कितना आ गया? 0 आ गया, तो इसकी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सी की मान आपका 0 हो गया। चलिए यहाँ तक बच्चे कोई समस्या है तो आप बताओगे? नहीं है। चलिए ठीक है, मैथ्स आपका समाप्त हुआ। अब सर आएंगे, विकास सर आएंगे। थैंक यू। आदेश जारी किया है। तो यह जो ब्रेसेल्स के साथ किया है, याद रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और कृषि एवं कल्याण विभाग ने किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा कल्याण किया जा सके, इसलिए इसने एक योजना चलाया है जिसका नाम है 24x7। और यह ब्रसेल्स के साथ मिल करके इस आदेश को क्या किया है? तो जारी किया है। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो याद रखिएगा, एक समिति बनाई गई थी 1 जनवरी 2011 को। 1 जनवरी 2011 को एक समिति बनाई गई थी, और इसमें जम्मू कश्मीर में जो अवैध रूप से रह रहे हैं विदेशी, जम्मू एंड कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के लिए यह एक संगठन बनाया गया। और यह संगठन किसकी देखरेख में बनाया गया? तो इस संगठन का अध्यक्ष थे आर के गोयल। आर के गोयल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 2011 को एक संगठन बनाया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था जम्मू और कश्मीर में अवैध रूप से जो बाहर के लोग रह रहे थे उनको चिन्हित करना, इंगित करना। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये डायरेक्ट याद रखना है, नीरज यादव ने। एशियाई पैरा खेल के पुरुष डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ने कौन सा? तो स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा, नीरज यादव ने। 15 सितंबर 2023 की दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी? याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और इसका थीम की बात करें तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन इसका थीम रखा गया था। तो दो बात याद रखेंगे, आज इस साल का जो थीम था 2023 का जो थीम था सितंबर का, अब तो 24 सितंबर में आएगा थीम। तो 15 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2024 तक ये थीम काम करेगा एग्जाम में। तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन इसका थीम रखा गया था। और याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। लक्ष्य बैच पीआरटी के लिए है, 1 to 5 के लिए, जिनको भी जरूरत है। 1500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। 199 रुपए का ये बैच है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, पहले ये समझना है कि जो निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो इसका गठन कब किया गया, पहले ये देख लेते हैं। इसका गठन की अगर हम बात करेंगे तो इसका गठन जो है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ। ये जानना बहुत जरूरी है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। अब देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी संज्ञान लेने का ऐलान किया गया है? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और अभी है 2023। अगर आप घटाओगे तो 81 वर्ष आएगा, मतलब 81वीं। तो जाहिर सी बात है कि यह 81 वर्ष इस साल 2023 में इसका 81 वर्ष होगा, यही इसका आंसर होगा।
भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ए नवीन पटनायक हैं। इनके बारे में जान लेते हैं कि नवीन पटनायक की बात करें तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं और ये 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे। अगर एक्यूरेट बात करें तो 23 साल और 127 दिन तक के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। क्लियर है? अरे पहली बार बने थे कब? तो पहली बार अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो पहली बार ये 5 मार्च और 2000 को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए थे। ये दूसरे नंबर के सबसे लंबे मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। अगर पहले नंबर की बात करें, इनसे भी ज्यादा नंबर 1 पे पहले नंबर पे कौन आते हैं? तो पहले नंबर पे एक व्यक्ति का नाम आता है कंवर कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग इनका नाम है। और ये पवन कुमार जो चामलिंग हैं, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये 1994 से लेकर के और लगभग 2019 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ठीक है ना? 26 साल के आसपास, यानी कि 23 साल है तो ये 26 साल, अभी भी बहुत ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहे। और ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। कहां के थे? पूछेगा कि कहां के मुख्यमंत्री थे, तो सिक्किम के थे। और सिक्किम के 5वें मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। सिक्किम के ये 5वें मुख्यमंत्री थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डाटा आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? सबसे पहले विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना कब हुआ, हम इसको देखते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो है स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ 23 मार्च 1950 को। स्थापना कब हुआ इसका? तो स्थापना हुआ 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च 1950 को। इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहां है? अगर हम मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है इसका। जेनेवा जेनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? तो मुख्यालय है। अब इसके जवाब पर आते हैं। तो इसका जवाब होगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? तो सेलेस्टे साउलो बनी। कौन बनी? सेलेस्टे साउलो। कब मनाते हैं? 23 मार्च 1950 को संगठन इसका तैयार हुआ, स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। हेनरी मीटर मात्रक होता है परावैद्युतांक का, याद रखिएगा। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। जैंथोफिल वर्णक है, जैंथोफिल का रंग कैसा है ये पूछ रहा है। तो जैंथोफिल की अगर हम बात करें तो यह कलर में पाया जाता है। यह जो होता है यह पीला रंग का होता है। पीला के साथ साथ यह नारंगी और लाल रंग का भी होता है। नारंगी और लाल रंग का भी होता है। तो ये भी याद रखिएगा, कलर के बारे में पूछा है। जैंथोफिल जो होता है वो किस रंग का होता है? तो पीले रंग का होता है। अगर ऑप्शन में रखना रहता नारंगी और लाल तो वो भी उसका ऑप्शन सही होता। पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले समझते हैं क्वथनांक होता क्या है। वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है। द्रव उबलने लगता है, ठीक है ना? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्वथनांक कहते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होगा? बताइए, पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो देखो, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। क्योंकि उससे कम क्वथनांक का मतलब क्या हुआ? जितना समुद्र तल पे जल का क्वथनांक होता है उससे कम होगा। का मतलब क्या हुआ? क्वथनांक कहते किसको है? वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है। ठीक है ना? तो पर्वतीय क्षेत्र का क्वथनांक क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्र में जो जल पाए जाते हैं उसका क्वथनांक क्या होगा? तो समुद्र तल पर जो क्वथनांक होता है उससे कम होगा। क्योंकि समुद्र तल पे सूर्य की रोशनी जो है वो ज्यादा पड़ती है, याद रखिएगा। और वहां
से वाष्प को सर्जन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, जितना समुद्र तल पर होता है उससे क्या होगा, क्वथनांक पहाड़ी क्षेत्र का कम होगा, याद रखना है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व में निम्न तत्व रेडियो एक्टिव है। सबसे कम रेडियो एक्टिव कौन सा है, तो थोरियम है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन होता है, तो यूरेनियम होता है। ये क्या है, इलेड है, सीसा है। और यह जेनॉन इनर्ट गैस है। क्या है, इनर्ट गैस है। ये रेडियो एक्टिव है, थोरियम, नाम इसका क्या है, थोरियम है। रेडियो एक्टिव है, ये प्राकृतिक में पाया जाता है। और यूरेनियम जो है वो आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले तत्वों में निम्न तत्व रेडियो एक्टिव कौन सा है, तो सबसे कम रेडियो एक्टिव कौन सा है, ठीक है, याद रखिएगा थोरियम। ये भी रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव होता है, पर यूरेनियम इसकी अपेक्षा में ज्यादा होता है। निम्न में से सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, ज्यादा घनत्व का मतलब होता है ज्यादा नजदीक जिसके तत्व रहे, अणु रहे। तो शहद ज्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए घनत्व इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, बनिस्बत में रुई के और वायु के। एक रेडियो की वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हम एक रेडियो के वॉल्यूम को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर हम एक रेडियो के वॉल्यूम को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो एक रेडियो के वॉल्यूम को अगर हम बढ़ाते हैं तो याद रखना है कि तीव्रता एवं पिच दोनों बढ़ते हैं। अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो उसका पिच भी बढ़ेगा और उसकी तीव्रता भी बढ़ेगी। पिच का मतलब खनक भी बढ़ेगा उसका, और क्या बढ़ेगी, उसकी तीव्रता भी बढ़ेगी। ये तो चेक करने वाला चीज है। रेडियो के खोजकर्ता कौन है, मार्कोनी है। अगर हम रेडियो के वॉल्यूम को तेज करेंगे तो इसकी तीव्रता, साउंड तो बढ़ेगा ही, इसका पिच भी बढ़ता है, खनक भी बढ़ता है। व्यक्ति जो मदिरा सेवी है उसका लीवर नष्ट हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो मदिरा सेवन करता है उसका जो लीवर है अधिक फैट को संग्रहित कर लेता है, याद रखिएगा। लीवर खराब होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है जो शराबी होता है, जो मदिरा सेवक होता है। शराब पीने से क्या होता है कि उस समय लीवर जो है शरीर के सारे फैट को ऑब्जर्व करने लगता है। देखो होता क्या है कि जो मदिरा पीता है उस साथ में चिकना भी खाता है। पिएगा 2 गिलास, चिकना ज्यादा खाएगा टेस्ट को चेंज करने के लिए। उसमें क्या होता है कि जितना इंसान नॉर्मली खाता है उसकी अपेक्षा में इंसान ज्यादा खाता है शराब पीते समय, तो ज्यादा फैट उसमें जमा होगा। तो ये भी याद दिमाग में रखना है कि शराब पीने वाला का जो लीवर है वो ज्यादा फैटी हो जाता है। क्लियर है। निम्न में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है, ये अच्छा क्वेश्चन है, साधारण है पर अच्छा है। निम्न में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है, द्रव्यमान के लिए, यह अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है, ऐसा नहीं है। 5 किलो अगर हम आलू यहां लेंगे तो क्या दूसरे जगह पर जाएंगे तो 3 किलो हो जाएगा, ये गलत है। या स्थिर रहता है, बिल्कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। यहाँ 5 किलो है तो आलू का वजन घर पे भी 5 किलो ही होगा। तो याद रखिएगा, यह स्थिर रहता है। यह स्प्रिंग पैमाने के उपयोग में से मापा जाता है, नहीं, द्रव्यमान को जरूरी नहीं है कि यह स्प्रिंग पैमाने पे ही मापा जाए। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है मापने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका 54 का आंसर क्या हो जाएगा, 54 का आंसर हो जाएगा बी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए एक बैच है, प्रचंड जीत बैच, आप सब जानते होंगे। ये क्लास 1 to 5 के लिए है। सारा क्वेश्चन को बना करके पीडीएफ डाल दिया गया है, आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बेनिफिट है कि अभी भी अगर समय आपके पास बचता है समय आपको लगता है तो 5000 क्वेश्चन आप निकाल लेंगे और सुबह शाम प्रैक्टिस कर जाएंगे। हम एक कभी प्रेस नहीं करेंगे, अब तो समय बहुत कम बचा है। अगर आपको इच्छा करता है तो आप ले सकते हैं, आने वाले भविष्य के लिए भी इसका पीडीएफ आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, ओडिशा है, याद रखेंगे। जैसे झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, क्लियर है। कर्नाटक की बात करें तो कॉफी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कॉफी के लिए। और अगर सबसे ज्यादा लोहा उत्पादक राज्य की बात करें तो क्या है, ओडिशा है। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, बताइए सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा असम में पाए जाते हैं, असम के साथ साथ और कहां पाए जाते हैं इसको भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के साथ देखेंगे नागालैंड में पाए जाते हैं, त्रिपुरा में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार में, याद रखना है। तो
निम्न में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, एकदम याद कर लीजिएगा, यहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तिलैया बांध कहाँ है? तिलैया बांध बराकर नदी पर है और ये कहाँ है, किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है, झारखंड में है। चंबल जानापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में। अब एक है कोनार। कोनार के बारे में बताइए, किस राज्य में कोनार बांध है? बताइए। कोनार, देखिए ये झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी की सहायक नदी है कोनार। यह नदी है झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी की यह सहायक नदी है। इसका आंसर क्या होगा? तिलैया बांध कहाँ है? तो बराकर नदी पर, झारखंड में। झारखंड में झूम कृषि कहते हैं कुरुआ को। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो कुरुआ कहते हैं। झूम कृषि कहते किसको है? एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित कर किए गए कृषि को, किए गए कृषि को क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। और झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ कहते हैं, याद रखना है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मध्य प्रदेश, मध्य भारत में, सॉरी मध्य भारत में, मध्य भारत में यानी बीच वाला में। तो आपसे पूछा है इधर पश्चिम से पूरब, आपसे पूछ रहा है पश्चिम से पूरब। क्लियर है? तो सबसे पहले सतपुड़ा है, सतपुड़ा है। इसके बाद महादेव, महादेव है। इसके बाद मैकाल पर्वत आता है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। और इसके बाद आता है झारखंड वाला एरिया जहां पे छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। तो सतपुड़ा, महादेव, सतपुड़ा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, याद रखिएगा। इसको ऑप्शन नंबर बी होगा। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, मतलब दिल्ली से संबंधित नहीं है? तो यह मध्य प्रदेश नहीं है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश मिलता है लेकिन मध्य प्रदेश नहीं मिलता। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगर आपको इंडिया का मैप याद रहेगा तो अब देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में है। मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के लेफ्ट में गुजरात है, मध्य प्रदेश के पीछे झारखंड है, उसके नीचे उड़ीसा है, उन दोनों के पीछे बंगाल है, उसके ऊपर में बिहार है। दिल्ली के साथ मध्य प्रदेश नहीं लगता है। कांटेदार झाड़ियां कहां मिलती है? क्वेश्चन नंबर 61। कांटेदार झाड़ियां बताइए। जैसे कांटेदार झाड़ियों की अगर हम बात करें तो गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में पाई जाती है। जैसे जैसे जगह का नाम अगर पूछेगा तो जगह का नाम आपको बताना होगा। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में, मध्य प्रदेश में यहां कांटेदार झाड़ियां मिलती है। क्या मिलती है? कांटेदार झाड़ियां मिलती है। कहां कहां? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान में मिलती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। छत्तीसगढ़, यूपी और हरियाणा, यहां पे क्या मिलती है? तो कांटेदार झाड़ियां मिलती है। कांटेदार झाड़ियां खास करके गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में पाई जाती है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी कहा जाता है? तो आटाकामा मरुस्थल को चांद की घाटी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहां पाया जाता है? बताइए। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। कहां है? दक्षिण अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल की अगर बात करें तो गोबी मरुस्थल कहां है? बताइए। चीन और मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। चीन और मंगोलिया में, चीन
चीन और मंगोलिया में। अब अगर आटाकामा मरुस्थल पूछेगा तो ये कहां है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। ये भी कहां है? यह दक्षिण अफ्रीका में ही है। तो निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी कहते हैं? तो आटाकामा मरुस्थल को चांद की घाटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, याद रखेंगे। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? पहले देखेंगे कब किया। 1926 में किया गया। और किसने किया? तो भगत सिंह ने किया था नौजवान भारत सभा की स्थापना। दो बात जानिएगा, भगत सिंह ने कब किया? 1926 में किया। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? पहले कारण था देखते हैं। भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, तो ये था। सेना में गैर ब्राह्मण के रसोइयों के रूप में नियुक्ति, ये नहीं था, क्योंकि सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति की गई थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लोग काम कर रहे थे। आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूस, ये था, ये पता था, मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था। पर क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिक में आक्रोश का कारण नहीं था? तो ऑप्शन बी, ये नहीं था। ये आक्रोश का कारण था, ये भी था, पर ये वाला नहीं था। सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति की गई, इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं था, तो याद रखेंगे। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एक कोह का क्या अर्थ है? तो दामिन एक कोह का मतलब आपसे पूछ रहा है। पहले संथाल विद्रोह की अगर बात करें तो 1855 में प्रारंभ हुआ था। और सिद्धू कानू ने इसकी अध्यक्षता की थी। सिद्धू और कानू तो भाई थे, इन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। और संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एक कोह का जो अर्थ होता है वह होता है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। राजमहल पहाड़ी के पास का जो जमीन था उसको हम क्या कहते हैं? तो दामिन एक कोह कहते हैं। राजमहल पहाड़ियां हैं, उसके नजदीक के जमीन को हम दामिन एक कोह के नाम से जानते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 67। तो थॉमस रेले को 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। किनको? थॉमस रेले को। कब? 1902 में। क्यों? तो भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए। कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक क्या था? क्वेश्चन नंबर 68। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसका जो अर्थ है यह है नाउ आर नेवर, आर बी लिव ऑफ। फिर से देखिए, कैम्ब्रिज में जो पैम्पलेट था उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक याद रखना है, इसको आपको याद कर जाना है कि क्या था। नाउ आर नेवर, आर बी लिव और पेरिस फॉर एवर, ये इसका क्या था? शीर्षक था। तो इसको क्या हम लोग को करना होगा? इसको भैया एक बार देख करके याद करना, प्रयास करना, रटना नहीं, प्रयास करना। निम्नलिखित आंदोलन को पूर्वाक्रम में समझाना है, संवारना है। मैंने पहले कौन हुआ फिर कौन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, भारत छोड़ो 1942 में हुआ। आपको सजाना है। पहले हुआ 1919 में, पहला आएगा दूसरा, दूसरा के बाद 1920 वाला आएगा, 30 होगा, 3 ए होगा, इसके बाद ए होगा, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला, इसके बाद चौथा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि किया था सही है, लॉर्ड केनिंग उच्चतम निष्क्रियता ये गलत है, लॉर्ड केनिंग अगर दिया रहता कुछ इसके द्वारा सुधार किए गए हैं जैसे रेलवे, सड़क इत्यादि का सुधार किया था, तो ये अगर कुछ इसे संबंधित दिया जाता तो ये कहा जा सकता था उच्चतम निष्क्रियता नहीं होगा, ये इसका गलत है। तो कौन सही नहीं है यही पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीआरटी 1 to 5 के लिए रीजनिंग जिनका कमजोर है, तो आपको बता दें कि इसके लिए मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है
वो मात्र 199 रुपया में 1 to 5 के लिए स्पेशल कराया जा रहा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए। और यहाँ पे अमित सर पढ़ाएंगे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे सर का बैच है, तो उस बैच को आप परचेज करके इसका लाभ बिल्कुल उठा सकते हैं। और 3.0 के साथ साथ अगर आप पीडीएफ अभी ले लेते हैं तो 4.0 में भी पूरा पीडीएफ काम आएगा। तो चलिए ये था आज का हम लोग का डिस्कशन। तो आज के क्वेश्चन में आपने देखा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कथन से संबंधित स्टेटमेंट के रूप में थे। तो कुछ क्वेश्चन जैसे कौन कहाँ था, तो ये जनरली याद रखना रहता है। तो इसमें आपने आज देखा कि 50% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली वे में आपको याद रखना है, और कुछ क्वेश्चन जैसे ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन जो था वो समझने वाला था कि कहाँ पे क्या है, तो उसको मैंने अच्छे से बताया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।